ओके, डाउट डिस्कशन के सेक्शन में अगला जो डाउट है दैट इज़ फ्रॉम SCV चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 19। तो चैप्टर 5 SCV का ओपन किया जाए। ये चैप्टर 5 SCV का ओपन हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हमें जाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and now it is your question, that is question number 19। ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस हो चुका है। डिटेल में जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने डिस्कस किया था, इंक्लूड किया था इस क्वेश्चन को थ्योरी वाली क्लास में। इसके बाद जेईई मेंस के PYQ जब डिस्कस कराए थे दैट टाइम इसका डिस्कशन हुआ था। नीट के टाइम पर भी इसका डिस्कशन हुआ था, नीट के PYQ डिस्कशन में। और ये क्वेश्चन जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, एडवांस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इतना खास नहीं है। एडवांस में थोड़ा मुश्किल आता है एंड बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा इजी आता है। एंड इस क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी है वो मॉडरेट से इजी साइड पे जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ बायोंसी है ड्यू टू एटमॉस्फेयर एक बलून पे लग रही है B अपवर्ड डायरेक्शन में एंड ये कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? जब आपने कभी कोई प्लास्टिक का कंटेनर किसी पानी में डुबोया हो तो महसूस किया होगा ये जो कंटेनर है ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। रीज़न होता है बायोंसी। यही बात यहाँ पर भी है, बस चीज़ें यहाँ पर पानी में नहीं डूबी हैं, एटमॉस्फेयर में डूबी हैं। मतलब वैक्यूम नहीं है, ये एयर के पार्टिकल्स में बना रहा हूँ, वहाँ पर ये बलून है। ठीक है, तो इस पर एक ऊपर को फोर्स लगेगा जिसे यहाँ B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी का नाम है बायोंसी। ये एक तो ऊपर को लगेगा, दूसरा कांस्टेंट है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, जो कि तब भी लगेगा जो अगर बलून ऊपर जा रहा है, बलून नीचे जा रहा है, बलून कहीं नहीं जा रहा है। इन ऑल केसेस ये बायोंसी इतनी लगेगी और इधर को ही लगेगी। बट लेकिन आगे कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका? कि इसमें अभी एक और फोर्स है। कौन सा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे वैक्यूम तो है नहीं, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि तभी लगता है जो अगर ये बलून मोशन में है। अगर बलून रेस्ट में है तो यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस होगा लेकिन एक्ट नहीं करेगा। तो एयर का रेजिस्टेंस V अगर 0 है, वेलोसिटी 0 है तो नहीं लगेगा। वेलोसिटी अगर है तो लगेगा। मान लेते हैं वेलोसिटी नीचे को है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। दो केस है, एक बार वेलोसिटी बलून की नीचे है, एक बार जो बलून की वेलोसिटी है वो ऊपर है। देयर आर टू केसेस ओवर हियर, वन जिसमें बलून नीचे जा रहा है, एक जिसमें बलून ऊपर जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। V जितना केस 1 में है उतना ही V केस 2 में है। राइट। अब इसके बाद में आगे रीड करिए। फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बलून एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब जब बलून नीचे जा रहा है तो आप सोचो कि जो ये विस्कस फोर्स है, फोर्स ड्यू टू एयर ड्रैग, ये विस्कोसिटी किधर को लगेगा? ये ऊपर को लगेगा। और जब बलून नीचे जा रहा है तो विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स ये नीचे को लगेगा। अभी अगर हम केस 1 की बात करें तो जो हमें F लगाना है, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग, ऊपर को लगाना है। और दूसरे वाले केस में F नीचे को लगाना है। वेलोसिटी के अपोजिट, ये अंडरलाइन करिए, लिखा हुआ है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नीचे, विस्कस फोर्स ऊपर। वेलोसिटी ऊपर, विस्कोसिटी नीचे। फिर इसके बाद दोनों ही केस में mg तो लगना ही है। mg नीचे लगेगा इन ऑल केसेस। अर्थ अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, ग्रेविटी नीचे होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये मैंने mg लगाया। एक बात और दिया है कि वेलोसिटी चाहे केस 1 की बात हो और चाहे केस 2 की हो, वो कांस्टेंट है। v अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब a 0 है। दोनों ही केस में a 0 है। a 0 होने का मतलब F 0 है नहीं, प्रिसाइसली कहे तो नेट फोर्स 0 है, या यू कैन से फोर्स बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड फोर्स होने का मतलब केस 1 में
बी प्लस एफ ये एम जी के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स नेट निकालो, वो एम जी के बराबर होगा। और यहाँ जो बी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बराबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन में दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एग्ज़ामिनर एफ पूछ ले, और दूसरा ये हो सकता है कि एग्ज़ामिनर एम या एम डैश पूछ ले। ये एम डैश और एम क्या है? दरअसल यहाँ पर बलून का मास एम है और यहाँ पे बलून का मास एम नहीं है। बलून के अंदर से कुछ मास आपने बाहर निकाल के फेंक दिया तो उसका मास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका जो बायोंसी होगा डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये एम जी अब रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बायोंसी का एरो भी मैंने इसीलिए एम जी का एरो भी मैंने छोटा कर दिया। तो जो बी है उसका इफ़ेक्ट एम जी पे डोमिनेटिंग होगा, ये आपका ऊपर को जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर ही जा रहा है। और मास यहाँ पर एम डैश अगर माने तो वेट जो आएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा, वो एम डैश जी आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा दो डायरेक्शन हो सकती है एग्जामिनर की। एक तो वो ये पूछ सकता है कि एफ बताओ, और दूसरा ये पूछ सकता है कि एम डैश बताओ। एफ अगर पूछेगा तो हमें एम डैश को एलिमिनेट करना होगा, और अगर एम डैश पूछेगा तो एफ को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बलून सो दैट इट मे राइज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इससे आप कितना मास रिमूव करो कि ये ऊपर को जाने लग जाए। मतलब जो बाद में मास कम हो जाएगा एम डैश, वो नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कितना रिमूव करना है आपको फॉर दैट पर्पस कि ये बलून जो पहले नीचे जा रहा था बाद में ऊपर को जाने लग जाए। मतलब अगर हम x रिमूव कर दें इस m में, अगर हम x रिमूव कर दें तो जो न्यू मास आए m डैश उसके बराबर हो जाए। यहाँ पे x पूछ रहे हैं जिसे आप m माइनस एम डैश मान सकते हो, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास दैट विल बी इक्वल टू रिमूव्ड मास, वही यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर हमको f नहीं निकालना है, हमें m निकालना है, या यू कैन से m डैश निकालना है या x निकालना है। मास की बात हो रही है, वो निकालना है, जो विस्कस फोर्स है वो नहीं निकालना है, राइट। तो जो हमें नहीं निकालना उसको कट कर दीजिए। कट करने का मतलब उसे एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे? वी हैव टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से आपने f को एलिमिनेट करना है। तो कहीं एक जगह से f निकाल के दूसरी जगह रख दीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन को दोबारा से लिखें, b माइनस एफ आएगा ये m डैश g के बराबर। और अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए, ऐड करिए, तो f कैंसिल हो जाएगा, f एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये 2b इक्वल टू एम जी प्लस एम डैश जी। आपको अब यहाँ से एम डैश निकालना होगा, एम डैश आ जाएगा 2b माइनस एम जी के बराबर। आप जी से डिवाइड करके एम डैश निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे आप एम डैश एक्चुअली है क्या। एम डैश न्यू मास है, तो ये आएगा 2b अपॉन जी माइनस एम। ये एम डैश आपका कुछ कम होकर के आया है, यहाँ पर 2b अपॉन जी माइनस एम आया है, माइनस हुआ है। कितना मास कम हुआ है ये निकालना है अगर आपको, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, यानी कि x निकालना है अगर, तो हमें एम डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखनी होगी। रख देते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा m माइनस एम डैश। तो ये वैल्यू रखी जा रही है एम डैश की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन ले रहा हूँ m माइनस बी बाई जी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन भी पॉसिबल है, उसकी भी बात कर लेते हैं। वेरिएशन की बात अभी नहीं करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज। वेरिएशन की बस हिंट मैं दे देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो विस्कस फोर्स F से रिलेटेड होता है, 6 पाई ईटा आर वी होता है। तो यहाँ पे जो अगर आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से F निकाल पा रहे हैं वो तब हो पाएगा जो अगर आपको एग्जामिनर ने एम डैश बताया हो तो फिर आप F निकाल लोगे, या X बताया हो तो एम डैश निकाल लोगे, सॉरी F निकाल लोगे और उसे यहाँ रखोगे। इन केस ये अगर आपको R और V एग्जामिनर ने बता रखा है तो फिर आप F
और आर और वी रख के ईटा निकाल लोगे। ईटा ये जो एन जैसा है, इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। या उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया तो वी पूछ सकता है। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 चीज़ों में कोई 3 अगर पता नहीं तो चौथी निकालने को कह सकता है। मकसद मेरा सिर्फ ये था कि ये इक्वेशन आप याद करें, इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं। और ये आपकी इस चैप्टर में नहीं, मतलब फ्लूइड वाले चैप्टर का पार्ट है, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन प्योरली लॉज ऑफ मोशन का कहना उचित नहीं होगा। इसमें मिले जुले कॉन्सेप्ट है, लिटिल बिट अबाउट लॉज ऑफ मोशन एंड लिटिल बिट अबाउट विस्कोसिटी या फ्लूइड मैकेनिक्स।